हम सब ने जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन हुए थे तो हम सब लोगों ने मिलकर उनको चुना था। तो कोरोना तो पूरे विश्व में था ना, लेकिन हम कैसे इतने नीचे चले गए प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में, ये बहुत अलग बात है। और जनता अब समझ चुकी है कि ये जो दिखाने वाले लोग हैं, ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं। जहां पहले आमदनी 100 थी वहां घट के 25 हो गई, और जहां महंगाई पहले 25 थी वहां महंगाई बढ़ के 100 हो गई। 15 बार ऐसा हुआ कि पेपर लीक आउट हुए। अरे कैसी गवर्नमेंट है। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य दर्शन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। विधानसभा चुनाव 2022 के संभावित उम्मीदवारों से खास चुनावी परिचर्चा। समाजवादी पार्टी की सरकार ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुकी सपा नेत्री रीबू श्रीवास्तव वाराणसी के कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियां काफी जोरों शोरों से कर रही हैं। ऐसे में उनसे सत्य दर्शन टीम ने आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव के मद्देनजर खास बातचीत की। हालांकि उन्होंने बातचीत के दौरान भाजपा की नीतियों को जन विरोधी बताया और रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरा। रीबू श्रीवास्तव भाजपा सरकार के विकास के एजेंडे से कोई सरोकार नहीं रखती। उन्होंने कैंट विधानसभा की तस्वीर भी सामने रखी और कहा कि जनता भाजपा से खास नाराज चल रही है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में सपा बहुमत से सरकार बनाएगी। वाराणसी से के एन शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी की दिग्गज महिला नेता और पूर्व राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव जी हैं, जिनसे हम सत्य दर्शन पे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे होंगे विकास के नाम पर, किस नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कैंट से विधानसभा की तैयारी भी कर रही हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही हैं। तो क्या शिकायतें आ रही हैं क्षेत्र से, क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के क्या उपाय समाजवादी पार्टी करेगी अगर उनकी सरकार आती है तो। और बनारस में खास तौर से जो विकास हो रहा है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सत्य दर्शन में। हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो विकास अभी चल रहा है, काफी हो हल्ला मचा हुआ है, मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में आप किस नजरिए से इसको देखती हैं कि क्या विकास हुआ है, क्या विकास होने की संभावनाएं हैं और आपका नजरिया क्या है? हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। और हम सब ने जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन हुए थे तो हम सब लोगों ने मिलकर उनको चुना था। हम लोग चाहते थे कि जिस तरह से गुजरात का मॉडल दिखा करके उन्होंने देश की जनता को ये बताया था कि हम बनारस को भी ऐसा बनाएंगे। तो अब हम पूरी जनता को बहुत निराशा है इस बात से, और हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोई चूक की है। और अभी आप देखिए महंगाई को लेकर के ये इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश में है कि एक एक व्यक्ति अभी किसी भी विकास से, किसी भी चीज़ से उनके कोई उसको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि अब भाजपा को और आगे रहना भी चाहिए। क्योंकि अभी लगता है कि चुनाव आ रहा है तो दो महीने के राशन फ्री कर दिए गए हैं। लेकिन जनता जिस तरह से भूख से परेशान है ना, कोरोना के बाद से और कोरोना के पहले भी, हम सोचिए कि आज इस 116 कंट्रीज में विश्व के हम 101वें नंबर पर हैं। हम पाकिस्तान, जिसको बोल बोल करके गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला करके कहती है पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान, उस पाकिस्तान से भी हम नीचे भूखमरी की श्रेणी में, हम उस इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे चले गए। तो कोरोना तो पूरे विश्व में था ना, लेकिन हम कैसे इतने नीचे चले गए प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में, ये बहुत अलग बात है। और जनता अब समझ चुकी है कि ये जो दिखाने वाले लोग हैं, ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं। इनसे खोना कुछ नहीं है, इनके पास विजन कुछ नहीं है। इनके पास केवल और केवल इन्हें इलेक्शन लड़ना है, सत्ता में रहना है और सत्ता की चाबी इनके पास रहे। फिर इसके लिए ये हिंदू मुसलमान कर ले, धर्म की बात कर ले, कुछ भी कर ले, और इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। महंगाई जिस कदर बढ़ी है, आम आदमी बहुत परेशान है। जहां पहले आमदनी 100 थी वहां घट के 25 हो गई, और जहां महंगाई पहले 25 थी वहां महंगाई बढ़ के 100 हो गई। आदमी क्या करेगा? थोड़ा सा पैसा बचाता है तो शाम की सब्जी आती है, फिर सुबह के लिए सोचता है। आज का युवा, जिसे कभी लगता था कि पढ़ाई लिखाई करके उसे कुछ अच्छी जगह जाना है, कुछ नौकरी करनी है, माँ बाप अपने घरों का पैसा गांव देहात में जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे,
तो वो सारा वो युवाओं को पता है कि पढ़ भी लेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। जब से ये गवर्नमेंट बनी है 15 बार ऐसा हुआ कि पेपर लीक आउट हुए। अरे कैसी गवर्नमेंट है, शासन आपका, प्रशासन आपका, प्रदेश आपका, देश आपका, उसके बाद भी पेपर लीक आउट हो रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? अभी टेट की परीक्षाएं जो लीक आउट हुई हैं, कितने बच्चे रो रो करके कह रहे थे कि अब मेरे बाप ने जमीन बेच के पैसा दिया था कि जाओ परीक्षा दे के आओ, इतनी अच्छी तैयारी की थी और कैंसिल हो गया। यानी कहने में क्या लगता है कि कैंसिल हो गया। बच्चे बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी वाले लखनऊ में धरना दे रहे हैं, पिट जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर भी बैठे हुए हैं। तो किसी को ना किसी चीज की उम्मीद नहीं है। अब इन्हें जनता मन बना चुकी है कि ये चला चली का बेला है। 2 महीने और रह गए हैं। जनता इनको प्रणाम करना चाहती है अच्छे से कि भैया आपको बुलाया था अगर गंगा माँ ने, तो गंगा माँ चाहती है कि अब आप अपने स्थान पे जाएं, गुजरात में ही रहें। गुजराती बनारस में जब आ जाएंगे तो ये बनारसी बड़ा अक्खड़ मिजाज का शहर है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ बनारसी अपने अंदाज में रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम तहजीब के लोग रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ 80 और शिवाला के घाटों पे ये लोग बैठ के खाना खाते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। यहाँ गुजरातियों का कोई काम नहीं है और सारा शहर गुजरातियों से भर दिया इन्होंने। जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, सारे छोटे छोटे काम जो यहाँ के लोगों को पहले की गवर्नमेंट्स में नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, सारे छोटे छोटे काम छोटे छोटे ठेकेदारों को मिला करते थे, सब खाते थे, सब जीते थे। मां अन्नपूर्णा की नगरी है जहाँ विश्व में ये विख्यात है कि यहाँ पर कभी कोई भूखा नहीं रह सकता। वहाँ आज इनके आने के बाद लोग भूखे रह रहे हैं, लोग जान दे रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। रोज पेपर में देखिए कि कोई ना कोई परिवार का आदमी आत्महत्या कर ले रहा है। तो इस शहर में उन लोगों को छोटे छोटे कामों को ले करके उसको बल्क करके बड़ा बना के 100, 200 करोड़, 500 करोड़ का बना के किसी गुजराती को ठेका दे दिया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, सारी चीजें प्राइवेट कर दी जा रही हैं। बताइए, किसी को उम्मीद ही नहीं कि कल को हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरियों में काम करने का मौका मिलेगा। देश को बेच रहे हैं ये लोग। अभी जनता अब इतनी समझदार तो जरूर है कि देश को बेचने वालों को वोट नहीं देगी। अगर बात करें बनारस की, तो बनारस से दिल्ली तक का सफर तय होता है। पूर्वांचल पे कितना इफेक्ट पड़ा है बनारस में जो विकास कार्य हुए हैं, जैसे रिंग रोड है, सड़कों का जाल बिछा है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, सड़कें दुरुस्त हुई हैं, बिजली 24 घंटे मिल रही है। इसके अलावा टीएफसी बना, रुद्राक्ष बना, इसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का अब उद्घाटन होने जा रहा है। तो ऐसे में इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पूर्वांचल में पड़ेगा और ये सारा जितना भी विकास कार्य हो रहा है इसको भाजपा इस तरीके से दिखा रही है कि 2022 में उसको इसका फायदा मिलेगा। आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, जनता जो दूर को हम लोग भी देखे, उनके स्वप्न, दीवा स्वप्न हम लोगों ने भी देखा और हम भी बहकावे में आए। गुजरात का जब ये मॉडल दिखा रहे थे, तो अभी आप रुद्राक्ष की बात करिए, वहाँ पर हम लोग कैंट विधानसभा के अंदर ही आता है वो, और वहाँ छोटे छोटे जो कर्मचारी, जो स्वीपर्स, जो छोटे चपरासी, इनकी भी बेटियों की शादी होती थी ना, तो 1000, 1500, 2000, 5000 में वो बुक हो जाता था और वहाँ वो शादी कर लेते थे। आज वो 3 लाख से नीचे बुक नहीं हो सकता। ये सारी व्यवस्थाएं इनकी जो पूंजीपतियों के लिए है, ये सब समझ गए हैं ये आम जनता और गरीब जनता कि ये हमारे लिए नहीं है। ये जो इनका विकास का भी जो भी मॉडल है, ये सब पूंजीपतियों के लिए है। विश्वनाथ कॉरिडोर में जितना भी काम लगा हुआ है, वो बनारस का कौन आदमी व्यक्ति उसमें काम कर रहा है? सब बाहर के लोग आके ठेकेदारी कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। तो कहीं का भी कोई विकास का मॉडल हमारे बनारस की जनता को अगर कोई लाभ पहुंचाए, उनकी रोजी रोटी से जुड़े, उनकी भूख को कम करे, उनकी फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ी स्ट्रांग करे, उनके बच्चों की भविष्य को कुछ आगे बढ़ाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये रिंग रोड जो उन्होंने बनाया, तो ये बाहर के लोगों को दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन इस रिंग रोड में काम करने वाला हमारा तो कोई आदमी नहीं था। हमारे बनारस का कोई ठेकेदार या हमारे बनारस के लेबर नहीं थे। और जब खाने को नहीं होगा तो रिंग रोड पे चलेंगे कैसे? और रिंग रोड पे चलने के लिए जब डीजल भरवाना होगा, पेट्रोल भरवाना होगा, तो उसके लिए किसी के पास इतना पैसा नहीं है। आदमी सोचता है इधर जा रहे हैं तो एक के साथ 4 काम निपटा ले, डीजल थोड़ा कम लगे। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा करके इन्होंने देश की हर चीज पे दाम बढ़ाया। परिवहन पे से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सब पे दाम बढ़ेगा। तो किसी भी विकास का मॉडल आज इनके महंगाई के दंश से सब दब गया है। आम आदमी अब इनसे छुटकारा पाना चाहता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। अभी एक खास मुद्दा चल रहा है लाल टोपी को लेकर के, काफी
इसमें नारेबाजी को छोड़ करके जुमलेबाजी शुरू हो गई है फिर से। एक बार और हुआ था जिसमें भाजपा को नुकसान हुआ था। इस बार आपको क्या लगता है, भाजपा को फायदा होगा? क्योंकि दिग्गज नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में इसका जिक्र किया है लाल टोपी को लेकर के। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? उन्होंने सभा में जिक्र करके इन्होंने ये बता दिया कि हम ही उनके सामने हैं और लाल टोपी वाले ही हैं जो उन्हें यहाँ से सत्ता के गलियारे से बाहर करने वाले हैं। उन्होंने अपने मुंह से लाल टोपी का नाम लेकर के ये बता दिया कि यही वो जाबाज है जो भाजपा की जो ये जादूगरी है ना, उसको लोगों के दिमाग से हटा सकते हैं। ये केवल धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांट करके जिस तरह से अपने को स्टैब्लिश करने पे लगे हैं, ये लाल टोपी वाले ही हैं जो उन्हें उनकी सही जगह पे उनको पहुंचाएंगे। भैया आप मंदिरों में जाइए, पूजा पाठ करिए। ये शासन सत्ता चलाना, देश की जनता को गरीबी से निकालना और देश को आगे बढ़ाना इनके बस की बात नहीं है। आपके पास समय का अभाव है, आपसे फिर कभी और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे अंतिम सवाल ये है कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र यानी कैंट से आप लड़ने की तैयारी कर रही हैं, उसमें क्या क्या शिकायतें मिल रही हैं और क्या क्या विकास कार्य वहाँ पे होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। कैंट विधानसभा में सबसे ज़्यादा हमारे बुनकर भाई रहते हैं। उनका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया जीएसटी की मार से, और बाद में बिजली स्मार्ट मीटर की वजह से। स्मार्ट मीटर लगा करके इन्होंने जिस तरह से पैसा वसूलने की कोशिश की जनता की जेब से, और स्मार्ट मीटर को सब जानते हैं कि ये किनके हाथ में है और इसका सारा कॉन्टैक्ट किसके पास है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस एक व्यक्ति को, उस एक पूंजीपति को लाभ दिलाने के लिए लोगों से पुराना मीटर निकाला गया, स्मार्ट मीटर के नाम पे पैसा लिया गया, फिर उसके बाद बिजली का बिल बढ़ा करके आ करके अंत में वो एक आम बुनकर जो है वो उसने छोड़ दिया, बंद कर दिया लूम, अंधेरे में रह रहे हैं। आज भी आप कितने घरों में जाइए, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सड़कों का वही हाल है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं होंगे तब तक सड़कें ठीक नहीं होंगी। सीवर ओवरफ्लो अभी भी कर रहा है, महमूदगंज रथ यात्रा वाली रोड पे जाइए, सीवर अभी भी ओवरफ्लो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हैं। मीटर की समस्या अभी भी देखिए, बिजली के जो लाइनें हैं, अंदर जाके देखेंगे कि तार आपके सर से लटक जाएगा तो पता चलता है कोई डंडे से उठाए तो आदमी उधर से गुजर के जाए। तो ये जो एकदम पॉज इलाका है कैंट बनारस शहर का, वहाँ भी तमाम समस्याएं हैं जिससे आदमी अभी भी बहुत परेशान है। तो ये थी रिबू श्रीवास्तव जी जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, और आगे की जो तस्वीर है कैंट विधानसभा की, वो क्षेत्र में इनके साथ फिर एक बार रूबरू होकर के उसको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए सत्य दर्शन न्यूज के साथ।